हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी तक मोल्स पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया हमने। मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 to the power 23। इसी तरह से एच सच एज नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 22.4। इसके बाद हमने ये बात किया, इस टाइप के क्वेश्चंस पर बात किया किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो जिसके मोल्स ज्यादा होंगे नेचुरली उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात किया कि इंडिविजुअल एटम का वेट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल। जैसे हमने कहा कि एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना होगा, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है जो हम पीरियोडिक टेबल में रखते हैं वो कितना है, 1 है। इट इज वेट ऑफ 1 मोल्स ऑफ एटम। तो ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक वेट जो होता है वो 1 मोल एटम्स या 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट होगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एटम का वेट कैसे कैलकुलेट होगा, तो 6.023 इंटू 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स का वेट होता है 1। 6.023 इंटू 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स का वेट होता है 1। तो 1 हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 1/6.023 इंटू 10 to the power 23। तो आंसर 1.67 इंटू 10 to the power -24 आ जाएगा। एज सेम एज हमने सॉल्व किया 1 मोल एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह से कोई सा भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, उसको सॉल्व करने का तरीका सेम होगा, है ना, मेथड इज सेम, प्रोसीजर इज सेम। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 18। दिस इज द वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है, 18 है। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा, तो दिस इज 18 by 6.023 इंटू 10 to the power 23। 18 by 6.023 इंटू 10 to the power 23 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के वेट के बारे में बात किया। देन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन गिवन वेट्स। जब वेट गिवन होगा या वॉल्यूम गिवन होगा तब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इन दैट मॉलिक्यूल। जिसमें पूछा है उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर रखा हमने। देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 to the power 23। उसके बाद उसको 6.023 इंटू 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर हमें पता चल जाएगा वेट के अंदर। और अगर इंडिविजुअल एटम की बात है तो जितना न्यूट्रल होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन का नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, A-Z के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, बाय द फॉर्मूला ऑफ A-Z। इट मींस एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया इंडिविजुअल एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेशन। तो उस मॉलिक्यूल का वेट जिसमें कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था आपसे कि NaOH में कितना ऑक्सीजन होगा, तो NaOH का वेट कितना हो गया, 40।
40 में ऑक्सीजन कितनी है 1, तो 1 ऑक्सीजन मतलब उसका वेट कितना है 16, तो 40 ग्राम ऑफ NaOH कंटेनिंग 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 40 ग्राम NaOH के अंदर 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 40 ग्राम NaOH में 16 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 100 में कितनी होगी, परसेंटेज के लिए हमें क्या करना है, उसको 100 में चेंज कर देना है। फॉर परसेंटेज इट इज कन्वर्टेड और इट इज चेंज इनटू 100, उसको हमें 100 में चेंज कर देना है तो परसेंटेज निकल जाएगा, इट इज 40%। ओके, इसी तरह से हमने यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाला, तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, इसमें 2 नाइट्रोजन है, ये बात ध्यान रखना है। एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, तो दोनों का वेट मिला के कितना हो गया 28, 60 ग्राम यूरिया का वेट है, तो 60 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेनिंग 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, देन इन 100 तो आ जाएगा आंसर 46.66% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है यूरिया के अंदर। देन उसके बाद हमने बात किया परसेंटेज वेट जब गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट पर कैसे जाएंगे। जैसे एक सैंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें 4% सल्फर है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना होगा, तो 4% सल्फर मतलब 4 ग्राम सल्फर है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 100 ग्राम है, 4 ग्राम सल्फर है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 100 ग्राम है, इसका ये मीनिंग है। सल्फर इज द नोन एलिमेंट, सल्फर इसमें से नोन एलिमेंट है और सल्फर का वेट कितना होता है 32, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना हो जाएगा 32 इंटू 100/4, 800 आ जाएगा। एक्सएमएस इंसुलिन वाले क्वेश्चन पर भी बात किया हमने, तो इंसुलिन के अंदर अगर 3.4% सल्फर है तो इंसुलिन का वेट कितना होगा, तो आंसर आ गया 941। इसी तरह से सेलेनियम वाला क्वेश्चन पे बात किया था, 0.5% सेलेनियम है अगर एक एंजाइम के अंदर, और सेलेनियम का वेट कितना है 78.4 है, 78.4 है, तो उस एंजाइम का वेट कितना होगा, ये लास्ट कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो 78.4 इज मल्टीप्लाइड बाय 200, 78.4 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15,680, 15,680 is the weight of enzyme when it contained 0.5% selenium weighted by 78.4 ग्राम। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेशंस हमने किए थे। अब उसके बाद आगे के कैलकुलेशन पर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप के कैलकुलेशन जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को मेनली इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं और कई बार इसको पूछ चुके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलिक्यूलर वेट ऑफ molecular weight of hemoglobin, molecular weight of hemoglobin is 89600, molecular weight of hemoglobin is 89600, content 0.25% आयरन और इसके अंदर 0.25% आयरन है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज 89600, इट कंटेनिंग 0.25% आयरन। वेट ऑफ आयरन इज 56 और आयरन का वेट कौन सा वाला ले रहे हैं, इसका मोलर वेट ले रहे हैं। वेट ऑफ आयरन इज 56। Find number of atoms of iron. Find number of atoms of iron in one molecule of hemoglobin. Find number of atoms of iron in one molecule of
हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयरन होंगे, ये बात हमें सॉल्व करना है। और वो आयरन जिसका वेट कितना है 56 है, 56 वेट वाले कितने आयरन होंगे हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। कंटेनिंग 25.25% आयरन, तो 0.25%, परसेंटेज इज ऑलवेज इन 100, परसेंटेज हमेशा किस में होता है 100 में होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेनिंग 0.25 ग्राम ऑफ आयरन, ये इसका मीनिंग हुआ। 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर 0.25 ग्राम आयरन है, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 0.25 ग्राम आयरन प्रेजेंट है। तो देन इन 89600, तो 89600 में कितना आयरन होगा, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो गया 89600 इंटू 0.25 बाय 100, ये कैलकुलेशन हुई कुल मेरे पास। देखो 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल किए। 0.25 मीन्स व्हाट, दिस इज 1/4, 0.25 इज 1/4, 0.25 को हम क्या से रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 से रिप्लेस कर सकते हैं, 0.25 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अब यहां से टेबल पढ़ लीजिए 4 का, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, एक आया 4 4 जा 16, तो 224 ग्राम आयरन इज देयर। तो 89600 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कुल कितना आयरन प्रेजेंट है, तो देयर इज 224 ग्राम ऑफ आयरन इज देयर, कुल 224 ग्राम आयरन प्रेजेंट है। अब क्या कहा था 56 वेट वाले इसमें कितने आयरन एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, number of atoms of iron is 224 by 56, तो that is 4 atoms, 4 atoms of iron। और ये ध्यान भी रखना है हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर आयरन के 4 एटम रहते हैं। इट इज इन फॉर्म ऑफ Fe2+, और वो Fe2+ के फॉर्म में रहते हैं, फेरस के फॉर्म में रहते हैं। इट इज इन फॉर्म ऑफ Fe2+, लेकिन वो पोरफायरिन रिंग के अंदर होते हैं, तो अपनी मैग्नेटिक पावर बाहर की तरफ शो नहीं करते हैं, मतलब आप मैग्नेट लगाओगे तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आयरन के 4 एटम रहते हैं आयरन के इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, और इट इज इन पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग बनाते हैं, मतलब चारों तरफ से एसोसिएटेड रहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार और आ चुका है यही क्वेश्चन, डाटा चेंज कर दिया था, बट आंसर इज द सेम, आंसर हमेशा इसका सेम रहेगा, दैट इज 4। तो ये हुआ किसी इंडिविजुअल आइटम्स का कैलकुलेशन किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे करते हैं। एच सेम एज वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एक क्वेश्चन और आया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एन अल्कालॉइड containing 17.28% nitrogen, 17.28% नाइट्रोजन, एक अल्कालाइड के अंदर 17.28% नाइट्रोजन है। अल्कालॉइड जैसे ओपियम का अल्कालॉइड है, जिससे हेरोइन जैसे केमिकल्स निकलते हैं, जिनका हम सेडेटिव्स बनाने के लिए काम करते हैं। इसके बाद उसका यूज और क्या करते हैं, एनाल्जेसिक बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये अल्कालॉइड का मतलब ये है, एन अल्कालॉइड कंटेनिंग 17.28% ऑफ नाइट्रोजन, 17.28% नाइट्रोजन है।
its molecular mass is 162. Its molecular weight, molecular mass, its molecular mass is 162 और इसका molecular mass कितना है? 162 है. Find number of atoms of nitrogen. Find number of atoms of nitrogen. Find number of atoms of nitrogen. तो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है. Find number of atoms of nitrogen. Where weight of nitrogen is 14, जबकि नाइट्रोजन का वेट कितना है? 14 है. वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14. नाइट्रोजन का कुल वेट कितना है? 14 है. ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? देखो 17.28% नाइट्रोजन, इट मींस इन 100, तो 100 ग्राम ऑफ अल्कालॉइड, 100 ग्राम ऑफ अल्कालॉइड containing 17.28 gram of nitrogen. 100 gram of alkaloid containing 17.28 gram of nitrogen. ठीक है, 100 ग्राम अल्कालॉइड के अंदर 17.28 ग्राम नाइट्रोजन है. देन इन 162 ग्राम, तो 162 ग्राम में कितना होगा? 162 इंटू 17.28 बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 1.62. 1.62 इज मल्टीप्लाइड बाय 17, तो आंसर आ जाएगा 27.99. दैट कैलकुलेशन इज 27.99. ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी 27.99. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 27.99 बाय 14. तो अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हो आप इसको. अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 2. ठीक है, ठीक. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि एटम का नंबर है तो वो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. द आंसर इज 2 दैट टाइम. ओके, तो अगर अल्कालॉइड के अंदर 17.28% नाइट्रोजन है और उसका मास 162 है, तो उसके अंदर एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज देयर 2. तो उसके पास नाइट्रोजन के 2 परमाणु रहेंगे. 2 atoms of nitrogen is there. Okay, तो this is your next question. तो ये एक और फॉर्मेट पे हमने बात किया. जितने भी फॉर्मेट्स हैं इसमें सभी फॉर्मेट्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. तो केवल क्या काम करना है, अगर आपको ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चंस नहीं ढूंढने हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ही बार बार लगा सकते हैं. बार बार सॉल्व करेंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी. अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले फॉर्मेट पर बात करते हैं. तो देखो एटॉमिक वेट का एक और रिलेशन है, उसके बारे में बात करेंगे. उस पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है और उस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा. पहले बात कर लेते हैं मेथड के लॉ के बारे में. डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ अच्छे से लिखना है ना, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कहीं खो जाए, तो उसको अंडरलाइन कर देंगे. डुलोंग एंड पेटिट, PETITS, पेटिट्स लॉ, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ. और एक फॉर्मूला है सिंपल सा, बस मेटल के लिए काम करता है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो एटॉमिक वेट into specific heat equal to 6.4. This is the formula. Atomic weight into specific heat
इक्वल टू 6.4, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4 किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर मेटल्स, केवल मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है। ओनली फॉर मेटल्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल्स। ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ चुका था, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार ये पूछा था किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल्स, केवल मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो एटॉमिक वेट निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4। अब देखो इसका एम्स में एक क्वेश्चन आया तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल इज 0.16 कैलोरी पर ग्राम में रहती है। ये 0.16 कैलोरीज पर ग्राम, 0.16 कैलोरीज पर ग्राम। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, तो मेटल का अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट कितना होगा? और ऑप्शंस भी मेरे पास हैं तो मैं आपको दे देता हूं। 32, B इज द 16, C इज द 40 एंड D इज द 64। ये इसके ऑप्शंस हैं, दीज आर द ऑप्शंस। अब देखो फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4, और स्पेसिफिक हीट मुझे गिवन है तो स्पेसिफिक हीट इज गिवन, एटॉमिक वेट निकालना है तो एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट इक्वल टू हो जाएगा 6.4 इंटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट नीचे चली जाएगी तो कितनी है? 0.16, ठीक है 0.16, तो कितना हो जाएगा? 16 4 जा 64, एक पॉइंटर, एक जीरो और आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? 40। द आंसर इज 40। ओके, तो वंस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? तो एक फॉर्मूला केवल ध्यान रखना है, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4, इट इज एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। 2 बातें ध्यान रखनी है। तो दिस इज डुलोंग एंड पेटिट्स मेथड for calculation of atomic weight with the help of specific heat. ओके, तो एक ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले फॉर्मेट्स पर बात करते हैं। इस फॉर्मेट का ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पर, तो दैट इज अबाउट फ्रैक्शनल मास, एंड आई थिंक मैंने इसके बारे में बात भी किया होगा पहले, है ना, लेकिन अगर नहीं भी किया है तो कर लेते हैं। फ्रैक्शनल मास, तो किसी भी एलिमेंट का फ्रैक्शनल मास या आइसोटोपिक मास भी कहते हैं इसको हम। आइसोटोपिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमको इसमें बात करना है, ठीक है। फ्रैक्शनल मास और आइसोटोपिक मास, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहां एटॉमिक वेट के बारे में मैंने बात किया होगा वहां पे जरूर इसके बारे में मैंने बात किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल मास और आइसोटोपिक मास, बिल्कुल सिंपल 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। इन द नेचर two isotopes of chlorine is present। नेचर के अंदर क्लोरीन के 2 आइसोटॉप मिलते हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737।
chlorine 1735 and chlorine 1737 in a ratio of 3:1. In a ratio of 3:1, find fractional mass of chlorine. Fractional mass of chlorine. तो क्लोरीन का फ्रैक्शनल मास कैलकुलेट करना है. फाइंड फ्रैक्शनल मास ऑफ क्लोरीन. ओके, तो दो एलिमेंट है 35 और 37. देखो अप्रोच कैसे करना है ये ध्यान रखेंगे. फ्रैक्शनल मास, ओके, आइसोटॉपिक मास भी कहते हैं. पहला वाला आइसोटॉप कितना वेट का है 35, इसका रेशो कितना है 3, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 बाय टोटल रेशो कितना है 3 प्लस 1 4 बाय टोटल रेशो. तो दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है, इस तरीके से ये फॉर्मेट है, मतलब इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन इसका आएगा तो इट इज अरेंज इन सच मैनर. उसको आपको इस तरीके से अरेंज करना है. ठीक है, तो कितना आ गया देखें 35 तो 105 आ जाएगा प्लस 37 बाय 4 तो कितना आ गया 12 142 142 बाय 4 तो 4 3 12 2 कैरी हुआ 4 5 20 2 बचा 4 5 20 35.5 इज द फ्रैक्शनल मास. तो 35.5 यहां पर फ्रैक्शनल मास आ जाएगा क्लोरीन का. तो फ्रैक्शनल मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं. अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर लेते हैं. तो देयर इज वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड विद द फ्रैक्शनल मास, कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल मास. अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट एक्स, एन एलिमेंट इज एक्स, एक एलिमेंट है एक्स, इट्स आइसोटॉप्स आर, इट्स आइसोटॉप्स आर, और उसके आइसोटॉप्स हैं x 290%, x 200 कितना है 90%, x 199 का कितना है 8%, और x 202 का कितना है 2%. The fractional mass is, the fractional mass is, तो उसका fractional mass क्या होगा इसको पूछा. About fractional mass, options are 201, 202, 200 and 199. तो ऑप्शंस आर वेरी क्लोज दिस टाइम. तो क्वेश्चन ही ऐसा है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा. पहला एलिमेंट कितना है 200, तो फ्रैक्शनल मास चाहिए. 200 वाले का कितना है 90, 200 वाले का कितना कॉम्पोजिशन है 90, तो क्या हो जाएगा 18,000 हो जाएगा 18,000. और 8 वाले का कितना है 199, तो 1592 हो जाएगा ये 1592 प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद और 404, और टोटल जो परसेंटेज, टोटल जो कॉम्पोजिशन है वो कितना है 100. टोटल कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज 100. तो आफ्टर द सॉल्यूशन द आंसर इज 199.96. तो इट इज कंसीडर टू बी 200. इसको हम क्या कंसीड कर देंगे 200 कंसीड कर लेंगे. ओके, सो आंसर दिस टाइम इज सी. क्या आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर दिस टाइम. इस टाइम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा. तो फ्रैक्शनल मास ऑफ एक्स इज 200. और ये क्वेश्चन AIPMT का क्वेश्चन है ना, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है ये. प्रीवियस ईयर किसी साल में आया हुआ है, बट
आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो ये फ्रैक्शनल मास निकालने का तरीका है, इस तरीके से हम फ्रैक्शनल मास को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आयरन 54, 56 एंड 57 isotopes of iron is 54, 56 and 57. 54, 56 and 57 and iron 57। तो ये तीन इसके आइसोटॉप्स हैं, 54, 56 and 57 in a ratio of 5%, 90% and 5%, 5%, 90% and 5%। The fractional mass is, तो इसका fractional mass कितना होगा? Options are there। fractional mass is, तो फ्रैक्शनल मास कितना होगा इस बात को कैलकुलेट करना है। ए, बी, सी और डी। ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूं, मेरे पास ऑप्शंस हैं। 55.85, 55.85, ऑप्शन बी इज 55.95, 55.95, ऑप्शन सी इज देयर 55.75। अगेन आंसर्स आर वेरी क्लोज। 55.75, 55.75 and answer D is 55.05, 55.05। तो देखो अब 54 वाले का 5% है, तो 54 वाले का 5%, तो फ्रैक्शनल मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5 बाय टोटल परसेंटेज कितना है? 100। टोटल परसेंटेज इज 100। 54 इंटू 5, 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5 by 100। The answer is 55.95। 55.95 is the answer of this question। सबको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 90 से, इसको 7 से और 100 से फाइनली डिवाइड कर देना है। आंसर इज 55.95। ओके, तो द आंसर दैट टाइम इज, तो आंसर क्या आ गया? 55.95। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। ये फ्रैक्शनल मास के कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया। तो वन ऑफ द अनदर फॉर्मेट इज देयर। अब बात करेंगे उसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो है वॉल्यूम मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे। पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर कैसे बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो देखो, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो लेस क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट और जो मोर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट। लेस इज द सॉल्यूट, मोर इज द सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट गिव्स सॉल्यूशन।
ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन इट इज सिंगल फेज सिस्टम। और सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है? सिंगल फेज सिस्टम होता है। सिंगल फेज सिस्टम एकल प्रवस्था तंत्र होता है। सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ सिंगल फेज सिस्टम। एकल प्रवस्था तंत्र मतलब एक ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे सॉल्ट और वाटर है, अगर आपके पास अलग अलग है, स्पून के अंदर आपने सॉल्ट लेके रखा है और पानी अलग है, तो आप कह सकते हो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। लेकिन अगर आपने उसको मिला दिया तो दोनों का साइज ऑफ पार्टिकल सेम हो जाएगा। आफ्टर मिक्सिंग द साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर सेम। इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power -7 centimeter. Now it exists in a single phase, और वो सिंगल फेज होमोजीनियस कॉम्पोजिशन होता है। तो सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। इट इज होमोजीनियस, और ये हमेशा कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। इट इज होमोजीनियस, समांग तंत्र होता है, विलयन। तो सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज होमोजीनियस सिस्टम। ये बात हो गई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का composition solution. Solutions are homogeneous, solutions are single phase system. और ये ध्यान रखना है दोनों में जिसकी क्वांटिटी कम होगी, दो कंपोनेंट्स, तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉलिड, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉलिड, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट। ठीक है, अभी आपके काम का इतना ही है इधर बेसिक कॉन्सेप्ट में। बाकी तो सॉल्यूशन पूरा यूनिट ही है और उसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट द थिंग्स आर रिवाइज्ड हियर। वो बच्चे जिन्होंने सॉल्यूशन वाला यूनिट पहले पढ़ रखा है उनके लिए तो ये रिवीजन है, और जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हिंट कर दिया सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्लियर। अब उसके बाद 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर और क्वांटिटी में सॉलिड डिसॉल्व किया जा सकता है। व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर, इजीली डिसॉल्व्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर, इट इज अनसैचुरेटेड। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड डिसॉल्व होना बंद हो जाए तो वो सैचुरेटेड। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो तो वो सुपर सैचुरेटेड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड super saturated. That is unsaturated, saturated and super saturated. Unsaturated is what? असंतृप्त कहते हैं इसको हिंदी में, unsaturated, in which more quantity of solid dissolved at a normal temperature, जिसमें सामान्य ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है, वो असंतृप्ता, उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा वो सैचुरेटेड। और जिसमें टेम्परेचर राइज अप करने के बाद भी सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। यहां पे हमको केवल काम कंसंट्रेशन का ही है, लेकिन थोड़ी सी बात करना जरूरी था। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं? व्हाट आर द मेथड्स विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस? दैट इज मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी and formality. So there are 4 methods which are used to calculate the
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये वो 4 मेथड्स हैं जिनसे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालते हैं। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और फॉर्मलता, ऐसा इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से है, केवल कैलकुलेशंस करने हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, तो अब बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी, तो व्हाट इज मोलारिटी? तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर of moles of solid, number of moles of solid, number of moles of solid present in 1 liter of solution. Number of moles of solid present in 1 liter of solution is called molarity. Okay, number of moles of solid present in 1 liter of solution. 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद की बात हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन की मोलारिटी। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे सीधे इसके फॉर्मूले पर। तो मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो सीधे सीधे हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। When volume is given in liter, the formula is gram weight by gram molecular weight into 1 by volume. Second formula, gram weight are given weight by gram molecular weight into 1000 by volume. When volume is given in milliliter, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1000 बाय V का। देन फॉर्मूला इज 1000 बाय V। ओके, अगला फॉर्मूला परसेंटेज वेट। फॉर्मूला ध्यान रखना है, परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो रहा है? कब यूज होगा फॉर्मूला? जब क्वेश्चन परसेंटेज वेट में दिया होगा और डेंसिटी भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जब क्वेश्चन परसेंटेज वेट में दिया होगा और डेंसिटी भी क्वेश्चन में दी हुई होगी तो हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कभी कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये ऐसा कन्वर्जन रखा हुआ है कि वो मोल्स पर लीटर में आंसर आ जाए, इसलिए ऐसा फॉर्मेट बनाया है ना। और यूनिट्स होती है इसकी, यूनिट्स आर मोल्स पर लीटर। यूनिट्स क्या है मोलारिटी की? मोल्स पर लीटर। मोलारिटी की यूनिट्स मोल्स पर लीटर। एक और बात, मोलारिटी इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर। मोलारिटी इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है।
T is directly proportional to V according to Charles law। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोल्स का नंबर कम हो जाएगा। इसका मतलब एक कॉमन बात ध्यान रखना है, वो एक्सप्रेशन जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, जैसे मोलारिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, वो चीजें जिनमें वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम लीटर्स में आता है, वो सभी कंसंट्रेशन जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाएगी। और मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, तो वो क्वांटिटी, परसेंटेज बाय वेट, तो वो क्वांटिटी जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है लीटर के अंदर। मोल अगर वॉल्यूम लेना भी है तो केजी में लेते हैं, तो केजी में आएगा, तो वो क्वांटिटीज जो है टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती है। तो देयर इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1 by V, gram weight by gram molecular weight into 1000 by V, that time volume is given in milliliters, and number 3 is the percentage weight by 100 into 1000, 100 into density into 1000 by gram molecular weight, its units are moles per liter, और molarity is reciprocal to temperature। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलारिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज द मोलारिटी, फॉर्मेट ऑफ मोलारिटी। अगले लेक्चर में हम लोग मोलारिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे और उसके बाद बात करेंगे नॉर्मेलिटी और हाउ टू इक्विवेलेंट वेट इज कैलकुलेटेड, क्योंकि नॉर्मेलिटी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इक्विवेलेंट वेट की। ओके कमांडोस, थैंक यू।